प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आप सभी प्यारे साथियों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस पर। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2। किस विषय का? तो भूगोल का। बहुत ही लाजवाब तरीके से हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का यह दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है, प्यारा सा नाम है, कृषि। आज हम लोग इसका वन शॉट में समाप्त करेंगे। तो आप कहेंगे सर वन शॉट क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पहली बार वन शॉट देख रहे हैं वह थोड़ा सा 10 सेकेंड का समय दीजिए। हम आपको बताना चाह रहे हैं वन शॉट मतलब होता है इस वीडियो के बाद आपका कोई भी वीडियो नहीं देखना है। अगर बिहार बोर्ड 10th 2026 के एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के लिए आपका कोई भी वीडियो नहीं देखना है, ना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सारा के सारा क्वेश्चन का हल और थ्योरी पार्ट सारा कुछ हम समझाने वाले हैं मात्र इस वीडियो में। देरी ना करते हुए हम लोग गणेश जी के आशीर्वाद से मनाता हूं कि आप लोग बहुत ही सुखी होंगे, संपन्न होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और कहते हैं कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा, भविष्य जरूर बेहतर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर भविष्य को बेहतर बनाना है, भविष्य को अच्छे बनाना है, तो आज आप थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन कल मुश्किल नहीं लगेगा। इसी के साथ मैं आपका प्यारा सा चैप्टर कृषि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, आपके इस साइड में राइट बगल में एक किसान है जो कि हल जोत रहा है, यानी खेत को जोत रहा है। 2 बैल है। यह एक परंपरागत कृषि है। यह कौन सा कृषि है? परंपरागत कृषि है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जहन में यह बात जरूर आया होगा कि परंपरागत कृषि क्या होता है। सर, परंपरागत कृषि क्या होता है? आप सुने हैं मेरे प्यारे बच्चों, परंपरा क्या होता है? शादी विवाह का परंपरा है। जैसे मैं भी शादी किया तो मेरे बेटे भी शादी करेगा, मेरे पूर्वज भी शादी किए थे तो वह भी। यह एक तरह का परंपरा है, यानी पुराना खेती, पुराना पद्धति है एक तरह का। यह भी तो आपको बैल, आधुनिक तो खेती यह नहीं हो रहा, यह तो बैल के द्वारा तो आपको पहले खेती होता था। अभी भी कुछ एक गांव में मेरे प्यारे बच्चों खेती होता है, लेकिन यह अब पुराना पद्धति हो गया, यह परंपरागत इसको कह सकते हैं। समझ गए? तो आगे देरी ना करते हुए हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? कृषि। यह तो हम यूं ही बता रहे थे, जो कि आपके काम का नहीं था। अब आपका ध्यान 100% यहां होना चाहिए और बहुत ही सुंदर से आपको हम बताने जा रहे हैं कि कृषि चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और हम आपको कृषि क्या है यह ना बताएं तो क्या बताएंगे हम आपको? यह तो बताना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं, पहला ही सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों, कृषि क्या है, यानी व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, बहुत सुंदर से समझिए। देखिए, हम कृषि हो रहा है, इसी को हम आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और लिखा हुआ भी है, भूमि पर मानव के द्वारा प्रारंभिक उद्देश्यों जैसे। देखिए, कह रहा है जमीन या भूमि। आप देखे हैं, भूमि को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। भूमि या जमीन या मृदा आप लोग जान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह बात आप अनजान हैं। कोई भी बच्चे इस बात से अनजान नहीं होंगे। अब बात रही कि भूमि पर मानव के द्वारा, किसके द्वारा? मानव के द्वारा। अब कहिएगा गाय भैंस के द्वारा तो नहीं, उसके द्वारा, जानवर के तो द्वारा नहीं। कृषि के परिभाषा दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं भूमि पर मानव के द्वारा
प्रारंभिक मतलब शुरुआती उद्देश्य जैसे भोजन, कपड़ा व ईंधन आदि की पूर्ति के लिए भूमि को खोदकर या जोतकर अथवा जोतकर, देखिए जोत रहे, तथा बीज बोकर, बीज बोने के उपरांत व्यवस्थित रूप से फसलों उत्पादन मतलब फसल का उत्पादन, पशुपालन आदि को आधुनिक तकनीकी की मदद से फसल, फल और पशुओं को के एक नए बेहतर नस्ल को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसे कृषि या एग्रीकल्चर कहते हैं। प्यारे साथियों, आपने यह बात जरूर जानते होंगे। कहिएगा सर जी इतना छोटा सा चीज का इतना लंबा लिख लिए, अब तो हम बच्चा लिख कैसे पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम बात समझ रहे हैं। आप छोटे से नन्हे से 10th क्लास के 12-14 वर्ष के बच्चे हैं, तो उसके लिए भी हम उपाय रखे हैं। तो आप ऐसा परिभाषा दे सकते हैं, आपको यह नहीं लिखना है तो मैं जो अभी बोल रहा हूं एक एक शब्द सुनिए और उसको अपने दिल और दिमाग के साथ साथ कॉपी में भी उतारिए। आप लिख सकते हैं कृषि क्या है, तो लिखिएगा मानव अपने जरूरत पूरा करने के लिए, मानव अपने जरूरत पूरा करने के लिए भूमि पर उस पर जोत कर बीज बोकर, क्या कहते हैं, आधुनिक तकनीकी से बीज बोकर। इतना भी बड़ा नहीं लिखिए तो सुन लीजिए एक बार और, बहुत छोटा लिखा ना कीजिए। देखिए मानव अपनी जरूरत पूरा करने के लिए भूमि को जोत कर उस पर फसल उपजाते हैं, उसे हम कृषि कहते हैं। बस हो गया। चाहे आप ऐसे भी लिख दीजिएगा, अथवा मनुष्य अपना शुरुआती उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, शुरुआती उद्देश्य क्या होता है जानते हैं, कोई भी मनुष्य का पहला आवश्यकता भोजन होता है, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद घर होता है। समझ गए। इसीलिए हम कहते हैं मानव अपना शुरुआती उद्देश्य को पूर्ति के लिए जमीन को जोतकर तथा बीज को बोकर उसमें फसल उपजाते हैं। उसी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। इतना बात आप लिख लीजिएगा, काफी हो गया। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करता हूं कि आप मेरा बात अवश्य समझे होंगे, जरूर समझे होंगे। तो अब हम कह सकते हैं कृषि। प्यारे बच्चों ये हर्षिकार हो जाएगा, कृषि अथवा एग्रीकल्चर, जो दो शब्द से मिलकर बना हुआ, एग्रीक और कल्चरा। अब हम इसका मतलब बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, अतः कृषि अथवा एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ मृदा का जोताई यानी मट्टी का जोताई करना होता है। कृषि का शाब्दिक अर्थ यदि पूछ ले आपको तो क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, मिट्टी की जुताई या मृदा की जुताई। हो गया प्यारे बच्चों। आगे पढ़िए। कृषि के बारे में कुछ फैक्ट है, उस फैक्ट को आपको याद रखना चाहिए, तब आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लिखने में आपका मदद करेगा। समझ गए। देखिए कैसे, तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। जानते हैं आप, कृषि हमारे देश में प्रधान है, क्योंकि कृषि से हमारे देश में लगभग 70% आबादी इसी पर से जुड़ा हुआ है। जानते हैं, यह बात आपको जानना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। बात समझ रहे हैं ना, देश है, यह बात याद रखेंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है कृषि। समझ गए। तो लगभग भारत देश की 70% आबादी, समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर 140 करोड़ जनता का 70% आबादी कृषि काज से जुड़ी हुई है एवं बिहार की लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। मतलब पूरे देश के कुल जनसंख्या का 70% लोग खेती करते हैं, और अपन बिहार की बात करें तो यहाँ तो और ज्यादा 80%। इतना बात फैक्ट याद रखेंगे। कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको यह बताना चाह रहे हैं
कि कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन हम आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे जिसका नाम है अर्थशास्त्र। आपका वह भी एक बुक है, उसमें आपको हम बताएंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, सारा चीज बहुत डिटेल से बताएंगे। लेकिन तत्काल यह बात याद रखिएगा, कृषि जो होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां इसका हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। समझ गए मेरे बच्चों? नहीं तो अभी हम सब कुछ बताते रहें तो आपका यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ही यह चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हमने वन शॉट में लिया है तो थोड़ा सा स्पीड में हमने खींचेंगे, लेकिन समझिए। समझ गए? तो आगे हम पढ़ेंगे बिहार के लगभग, यहां देखिए लधांग नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं यहां लगभग, बिहार के लगभग 60% भूभाग पर कृषि की जाती है। इतना बात आप याद रखेंगे। हम अभी तक में कृषि के बारे में क्या जाने इस चैप्टर से? तो कृषि क्या है? कृषि एग्रीकल्चर इसका इंग्लिश शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? मृदा का जोताई। और भारत जो है कृषि प्रधान देश है। भारत के कुल जनसंख्या का 70% आबादी कृषि से जुड़ा हुआ है, जबकि बिहार का 80%। यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बिहार के लगभग कुल भूमि का 60% भूमि पर खेती होता है। इतना बात याद रखेंगे, बिहार मैदानी भाग में आता है। आगे हम पढ़ेंगे कृषि का महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। कहता है कि कृषि के महत्व को लिखें। आपका अगर यह पूछे तो आराम से आप जवाब दे दीजिएगा। महत्वपूर्ण सवाल में एक सवाल है, ये क्या है? महत्वपूर्ण। समझ गए प्यारे बच्चों? महत्वपूर्ण सवाल है मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। समझ गए? तो महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए ध्यान से देखेंगे कृषि का क्या महत्व है। प्यारे साथियों, यदि कृषि नहीं रहे तो क्या जो नौकरी करता है वो खाएगा? रोटी तो रुपए खाएगा? नहीं, रोटी को खाएगा। समझ गए? चावल को खाएगा जो कि कृषि से प्राप्त होता है, सेब खाएगा जो कृषि से प्राप्त होता है। इसलिए कृषि का महत्व हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। वैसे ही हम लिखेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, अभी तुरंत हमने बताया था आपको भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। तो कोई कहेगा क्यों कृषि प्रधान देश है? तो इसलिए है कि यहाँ कुल जनसंख्या का 70% क्या होता है? कृषि पर निर्भर करता है। यहाँ जनसंख्या का 70% आबादी कृषि पर निर्भर करता है। वर्तमान में इसकी संख्या घटकर 52% हो गई है, लेकिन अब कृषकों की संख्या घट गई है। अब लोग जानते हैं, अभी आप भी जान रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं कि मैं कोई ऑफिसर बन जाऊं। आप भी नहीं सोच रहे हैं कि मैं एक कृषक बन जाऊं। कभी कोई नहीं सोचा है, ना सोचता है। पहले सोचता था, पहले लोग नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी के समय बदल चुका है। लोग चाहता है कि मुझे नौकरी हो जाए, मैं किसानी नहीं करूंगा। इसलिए यह संख्या घटकर लगभग आधा के बराबर हो गया। इसीलिए बेरोजगारी की समस्या हुई, बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई है पूरे देश में। समझ गए? तो इसका महत्व क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इतना बात लिखने के बाद इसका महत्व आप लिख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, इससे आसान आप नहीं लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है महत्व। कृषि जीविकोपार्जन मतलब जीवन जीने का एक साधन है, जीविकोपार्जन का साधन है। भारत में लगभग 2/3 लोग यानी 66%, 2/3 लोग जीविका कृषि पर आधारित है। कौन कृषि पर? जीविका कृषि। अब आपके जहन में, आपके दिमाग में यह आया होगा कि जीविका कृषि क्या होता है प्यारे साथियों। तो जीविका कृषि होता है जो जीवन जीने के लिए कृषि की जाती है। देखते हैं, आप कृषि कीजिएगा, अगर आपके पास अनाज
खाने के लिए सिर्फ होता है तो आप जीविका कृषि कहिए। अगर आप बेचने के लिए भी आप कृषि करते हैं तो उसको व्यापारिक कृषि कहिए या नगदी कृषि कहिए। समझ गए? तो आगे हम यह कृषि के प्रकार बताएंगे, लेकिन यहाँ 1/3 लोग कौन सा कृषि करते हैं? जीविका कृषि करते हैं। देखिए, पशुपालन आय में योगदान है। पशुपालन से क्या होता है? आय बढ़ता है, किसान को दूध मिलता है, उससे क्या होता है? आय वृद्धि होता है। यह भी एक कृषि का महत्व होता है, उसका जीवन चलता है। विश्व की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। पूरे विश्व में अगर कृषि होगा मेरे प्यारे बच्चों, तभी नहीं वह लोग खाएगा, मानव को खाना को मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं मिलेगा। यह भी तो एक महत्व है। कृषि उद्योग में कच्चा माल जुटाता है। यदि कृषि जूट नहीं रहे, कपास नहीं रहे, तो क्या आपका वस्त्र बनेगा? नहीं बनेगा। यदि गन्ना नहीं रहेगा तो चीनी उद्योग होगा? नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। यह चीनी उद्योग के लिए यह कच्चा माल होता है गन्ना। तो कृषि तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां का आप कह सकते हैं कृषि से राष्ट्रीय आय में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इतना ही नहीं, कृषि से राष्ट्रीय आय में भी आपका योगदान है। समझ गए मेरे प्यारे साथियों? आगे हम पढ़ेंगे कृषि योग्य भूमि के प्रकार। अब सुनिए, कृषि योग्य भूमि के प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। यह तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट भी आई आप समझ सकते हैं मेरे साथियों। कहिएगा, कृषि योग्य भूमि 4 तरह की भूमि सम्मिलित की जाती है, जैसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू प्रति भूमि, अन्न प्रति भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। यह चारों भूमि आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर के सवाल में, बारी बारी से एक एक करके। जैसे पूछेगा शुष्क बोया गया क्षेत्र या कहेगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुष्क को आप लोग हटा दीजिए, बढ़िया ये नहीं शब्द है, यह शुद्ध होगा। यहाँ क्या लिखाएगा? शुद्ध। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जैसे वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। इसे निबल बोया गया क्षेत्र भी कहा जाता है। इतना बात याद रखेंगे। देखिए, शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहेंगे? वह भूमि जिस पर फसल काटा जाता है और लगाया जाता है उसे हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, यानी निबल बोया गया क्षेत्र भी इसका दूसरा नाम है। तो एक यह बता दिए। हम अब लोग आएंगे चालू प्रति भूमि की ओर। तो चालू प्रति भूमि की वह सीमांत भूमि है जिस पर प्रति वर्ष कृषि नहीं की जाती है। वह 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी जाती है, जिसमें मृदा का उपजाऊ बने रहे। देखिए, हम आपको कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती है, यानी और काटी जाती है और लगाई जाती है, उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र। और प्रति भूमि में होता क्या है? अगर इस साल अगर खेती किए हैं तो 1-2 साल इसको छोड़ दीजिए, तीसरा साल लगाइएगा तब यह होगा, क्योंकि उसका उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाता है। समझ गए? उसी भूमि को हम लोग चालू प्रति भूमि कहते हैं। बहुत सुंदर से अन्न प्रति भूमि का भी परिभाषा लिख सकते हैं, जिस पर कभी भी खेती नहीं की जाती है, यानी कहेंगे तो ऐसे प्रति है। समझ गए? अभी उसमें जंगल झाड़ ऐसे लगा हुआ है, उसे अन्न प्रति भूमि कहेंगे। ठीक है? तो आगे कहिए, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि को हम कह सकते हैं वह भूमि जो पिछले 5 या 5 वर्ष से अधिक वर्षों तक या अधिक समय तक प्रति या कृषि रहित है। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाता है, उसे ही कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। मतलब कहने का है, नाम से ही पता चल रहा है इसका परिभाषा। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का मतलब होता है जो कृषि करने लायक है भूमि, लेकिन वह व्यर्थ है। वह क्या है? प्रति है, यानी कृषि रहित है। समझ गए? तो यह परिभाषा और यह परिभाषा आप दोनों एक साथ दे सकते हैं। समझ गए? दे सकते हैं। प्रति भूमि पर भी खेती नहीं होती है, कृषि योग्य भूमि है, लेकिन यह व्यर्थ क्यों हुआ? क्योंकि प्रति है।
तो समझ लीजिए यह भूमि उस भूमि को कहते हैं जहां 5 या 5 वर्ष से अधिक समय तक उस पर खेती नहीं हुआ हो, उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहेंगे। बस हो गया, उसी को हम प्रतिभूमि भी कहेंगे। यह दोनों का परिभाषा आप एक ही दे सकते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। समझ गए मेरे प्यारे साथियों? तो आगे आइए, सबसे इंपॉर्टेंट है सस्य गहनता क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सस्य गहनता क्या होता है। तो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा 2 नंबर के सवाल में, सस्य गहनता किसे कहते हैं, उसे प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। मतलब उसको जो नुकसान पहुंचा सकता है, कौन कौन कारक होता है। अगर सस्य गहनता क्या है तो 2 नंबर के, यदि यह पूरे पूछे तो यह 5 नंबर का सवाल होगा मेरे साथियों। इसलिए ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर से समझ सकते हैं। एक भूमि के टुकड़े में वर्ष में, मतलब एक भूमि के टुकड़े में, यहां लिख सकते हैं एक वर्ष में, ऐसे इंडिकेट कर देते हैं आपको समझने के लिए। एक वर्ष में 1 से अधिक फसल का उत्पादन करना ही सस्य गहनता है। मेरे साथियों, हम समझाना चाह रहे हैं सस्य गहनता का मतलब होता है, देखिए यह किसान है, यह आपका खेत है, तो एक साल में यदि 1 से अधिक फसल आप उगा लेते हैं उसमें, तो उसको हम कहेंगे सस्य गहनता। इसमें कोई चीज समझने वाली बात नहीं है। अगर इसका फॉर्मूला याद करना है कि सस्य गहनता बराबर क्या होता है, कुल बोया गया क्षेत्र गुना 100 बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र। यानी इसको समझने के लिए आप यह बात कर सकते हैं, मान लीजिए यह किसान 10 कट्ठा का खेत इसके पास है। अब 10 कट्ठा खेत है, 1 साल में 2 बार लगा दिया, तो समझिए 20 कट्ठा इसका खेत हो गया। कितना हो गया? 20 कट्ठा खेत हो गया। तो इसका सस्य गहनता निकालने के लिए हम क्या कहेंगे कि कुल बोया गया क्षेत्र, तो अभी तो 1 साल में कुल बोया गया क्षेत्र 20 कट्ठा हो गया, यानी सस्य गहनता बराबर हो जाएगा 20 बटे कुल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया तो 10 कट्ठा में गुना 100, यानी यह दोनों काट देंगे तो 200 हो जाएगा इसका सस्य गहनता। 100 दूना 200 हो जाएगा, 10 दूना 20 होगा, तो इसका सस्य गहनता कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यदि सस्य गहनता का आपका 2 नंबर में पूछे तो आप इतना ही कर दीजिएगा तो काफी है, ठीक है। और यहाँ स्टार देकर बहुत सुंदर चीज लिखा है, यह भी याद रखेंगे। सस्य गहनता की दृष्टि से पंजाब भारत का सबसे 1 नंबर पर राज्य है, यानी अग्रणी राज्य है। समझ गए? यह बात याद रखेंगे। देखिए प्रभावित करने वाले कारक आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस इसको सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला मात्र इतना चीज लिखिएगा तो आपको 5 नंबर आ जाएगा। बस यह एक लिख लीजिए और यह आप लिख लीजिएगा। क्या प्रभावित करने वाला कारक है? तो कहिएगा सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। सिंचाई, अगर सिंचाई का उत्तम व्यवस्था नहीं रहेगा तो सस्य गहनता कैसे कर पाइएगा? वर्षे नहीं होगा तब का खेती हो पाएगा? 1 से अधिक नहीं हो पाएगा। उत्तम बीज भी होना चाहिए, आप बीज ऐसा लगा दिए कि 1 साल में वो फसल ही उगेगा, तो सस्य गहनता प्रभावित होगा कि नहीं होगा। उर्वरक होना चाहिए, खाद होना चाहिए, कीटनाशक होना चाहिए, यांत्रिकरण हो जाए, मशीन भी होना चाहिए। यह सब आपको सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक है। अगर यह सब व्यवस्था है तो आप सस्य गहनता खेती बहुत ही आराम से कर सकते हैं। आगे आइए, हम लोग अगला टॉपिक की ओर चलते हैं और जिसका नाम है वर्षा पोषित भूमि। क्या नाम है? वर्षा पोषित भूमि। अब हम समझेंगे वर्षा पोषित भूमि क्या है, बहुत ही सुंदर से समझेंगे। जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है तब उसे वर्षा पोषित वर्षाधीन कृषि कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों। यह नाम जो देख रहे हैं ना, इसी नाम में तो परिभाषा दिया गया है। वर्षा पोषित भूमि यानी जो वर्षा पर ही निर्भर करता है। जैसे गाय को पोसने वाला स्वामी ही गाय को पोषित कहलाता है। देखिए जैसे आपको पालन पोषण कौन करता है? मम्मी पापा करते हैं, तो आप कह सकते हैं आप मम्मी पापा के द्वारा पोषित है। उसी प्रकार
तो वर्षा पोषित भूमि हम कह सकते हैं। यदि वर्षा होगा तो खेती होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। वैसे ही कृषि को हम वर्षाधीन, वर्षा के अधीन है। जैसे आप मम्मी पापा पर निर्भर हैं, मम्मी पापा के अधीन हैं, उसी प्रकार यह खेती वर्षा के अधीन है, तब होगा। यह दो प्रकार से होता है, एक शुष्क भूमि कृषि, एक आर्द्र भूमि कृषि। देखिए ना, यह भी बहुत आसान है। शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि क्या है, देखिए कितना सुंदर से हम समझ सकते हैं। शुष्क भूमि कृषि में क्या होता है, 75% से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को हम लोग शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। तो मेरे साथियों, आप यह दिमाग में आया होगा, सर 75% से कम वर्षा वाले क्षेत्र मतलब क्या हुआ। देखिए, इसका मतलब हुआ कि 100%, कोई भी वस्तु तो 100% होता है, लेकिन यदि 75% से कम वर्षा हुआ तो वह भूमि को हम शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। लेकिन यदि 75% से अधिक वर्षा हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्द्र भूमि कृषि कहेंगे, जिसमें लबालब हमेशा पानी रहता है, उसको हम आर्द्र भूमि कहेंगे, क्योंकि वहां वर्षा अधिक है। समझ गए, इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे शुष्क भूमि कृषि की विशेषता एवं उपाय बतावे। अब क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे साथियों, जहां पर वर्षा 75% से कम होता है, वह भूमि की क्या विशेषता है, क्या उसका विशेषता है और उसका क्या उपाय है, यह आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्या विशेषता है, तो वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियां का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जहां शुष्क भूमि कृषि है वहां तो मात्र 75% वर्षा होता है, और आप भी जान रहे हैं यह किसका प्रकार है, वर्षा पोषित भूमि का है, क्योंकि यह वर्षे पर निर्भर करता है, यहाँ अलग से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए इसका विशेषता यह है कि वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है, करने की विधि का प्रयोग किया जाता है, ताकि शुष्क समय में इसका उपयोग किया जा सके। क्योंकि 75% 100% वर्षा तो होता नहीं है, तो यहाँ जब भी वर्षा नहीं हो तो यही भंडारित पानी को उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, आवश्यकता से अधिक वर्षा को भूमि जल के पुनः भरण के लिए संरक्षित रखा जाता है। यदि जितना जल की आवश्यकता है उससे अधिक हो गया तो भूमिगत जल के लिए पुनः भरण के लिए भी इसको सुरक्षित रखा जाता है, ताकि उससे भी निकालकर कृषि किया जा सके। देखिए, शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम हो जाती है। शुष्कता के कारण क्या हो जाता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत कम हो जाती है। ह्यूमस कम होने का मतलब उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, शुष्कता के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का वायु द्वारा कटाव होता है। शुष्क मतलब होता है कि सूखा, मतलब बरसात कम। वहां जब सूखा रहता है देखते हैं धूल कण उड़ते रहता है, तो एक जगह से दूसरे जगह मिट्टी का कटाव हो जाता है, मतलब दूसरे जगह चल जाता है, उसी को हम कटाव कहेंगे। समझ गए। तो देखिए, पांचवा में हम कह सकते हैं चूंकि नहीं प्यारे बच्चों, चूंकि यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन काहे लिखेंगे, नंबर दिए हैं तो हम डायरेक्ट कृषि से स्टार्ट करेंगे। कृषि के द्वारा यहाँ आय कम प्राप्त होती है। कहाँ, यह भूमि में, कौन सी भूमि में, शुष्क भूमि कृषि में कृषि के द्वारा आय कम प्राप्त होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति पशुपालन द्वारा की जाती है। समझ गए। कई यहाँ आय क्यों कम हो सकता है, क्योंकि भैया 75% से कम वर्षा होती है, इसको सिंचाई करने में पैसा लग जाता होगा किसान को, तो आय तो कम ही होगा। तो यहाँ का लोग क्या करते हैं, पशुपालन के द्वारा इसका भरण पोषण या क्षतिपूर्ति करते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण यहाँ के चारागाहों की खेती में बदला जा रहा है। अब इस ऐसा जहाँ 75% से कम वर्षा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, कृषि कम हो रही है, तो चारागाह जहां है प्रतिभूमि उसको खेतों में बदला जा रहा है। चूंकि गरीब किसान और शुष्क भूमि कृषि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, गरीब किसान और सूखा खेत
यह दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए गरीब किसान के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा भी अनेक प्रकार की योजनाएं बनाए जाते हैं। नल जीवन योजना, अभी तो बोरिंग गाड़ने के लिए भी सरकार ने योजना चलाया है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। इतना बात आप लोग बहुत सुंदर से समझ गए होंगे। वर्षा पोषित भूमि क्या होता है, दो प्रकार का, शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि की हम लोग विशेषता और उपाय देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कृषि के प्रकार। इसका प्रकार देखेंगे, कृषि के प्रकार देखेंगे। बहुत ही लाजवाब तरीके से हम लोग देखने वाले हैं कृषि के प्रकार। देखिए, भारत में अनेक प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे प्रारंभिक जीविका कृषि, शुरू में बताए थे, अब डिटेल्स में इसको बताएंगे। गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि, जिसको व्यापारिक कृषि भी कहते हैं, व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। आगे चल के इसी को हम कहेंगे नगदी फसल भी कहेंगे, नगदी फसल भी कहेंगे। समझ गए? तो यह बात हम आपको बारी बारी से समझाएंगे, यह तीनों कृषि क्या होता है। तो पहला से हम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है। तो आप कह सकते हैं यह कृषि का बहुत पुराना तरीका है। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है। खेती के औजार भी काफी परंपरागत होते हैं। इसमें जैसे तैसे बीज बो दिया जाता है और फसल पकने पर काट लिया जाता है, इसीलिए उपज कम होती है, जिसे हम प्रारंभिक कृषि कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार में लिखेंगे। प्रारंभिक कृषि क्या है, मतलब शुरुआती जीविका जीने के लिए सिर्फ खेती होता था, क्योंकि कृषि ही कम होता था। देखिए, सब पुराने तरीके से हल से जोतता था, ना कोई जैविक खाद, ना कोई वैज्ञानिक तरीका, यानी परंपरागत तरीका जो बाबा दादा परदादा का तरीका था, वही तरीका से खेती करता था, जिससे कम सिर्फ अपना खाने पीने के लिए ही होता था। इसीलिए इसको कहा गया है प्रारंभिक जीविका कृषि कहा गया। इसके बारे में और भी विस्तार से है। इसमें किसान खेती की टुकड़े पर उगी हुई जंगली वनस्पति को काटकर एवं जलाकर साफ करता है और तब उसमें फसल बोता है। इसमें फसल उत्पादन जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है। सिर्फ फसल उत्पादन किस लिए किया जाता है, वो अपना खाने के लिए करता है, जीवन को निर्वाह करने के लिए करता है। इसीलिए जीवन निर्वाह कृषि या प्रारंभिक निर्वाह कृषि जीविका कृषि भी कहते हैं। खेत की उर्वरता जब समाप्त हो जाती है, तब किसान उस खेत के टुकड़े को छोड़कर दूसरे खेत के टुकड़े को पर वही प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। मतलब प्रारंभ में कृषि इसी प्रकार होता था। एक जगह खेती किया 1-2 साल, जब उपजना बंद हो गया तो छोड़कर दूसरे जगह जंगल साफ करके किसान उसको खेती करता था। देश में विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि के लिए विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस प्रारंभिक कृषि को कौन कौन नाम से जाना जाता है, प्रारंभिक जीविका कृषि को याद रखेंगे। उत्तर पूर्वी राज्य और असम में दूसरा नाम बोला जाता है, मेघालय में दूसरा नाम बोला जाता है, मिजोरम में, नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। देखो, उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे कौन सी कहा जाता है, झूम खेती कहा जाता है। अब सुनिए, आपको एक सवाल पूछेगा मेरे साथियों कि झूम खेती क्या है। क्या पूछा जाएगा, झूम खेती क्या है, झूम खेती क्या है। तो यह पूछा जाता है क्या है, तो आप बहुत सुंदर से जवाब दे सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि जब प्रारंभिक जीविका कृषि को ही झूम खेती कहते हैं। लेकिन यह झूम खेती इतना नहीं लिखकर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि झूम खेती वह खेती होता है जिसमें किसान जंगल एवं झाड़ काट कर खेती करता है। 1-2 साल तक खेती करने के बाद उसका उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और परंपरागत तरीके से खेती करती है, तो दूसरे जगह यही प्रक्रिया करके वह खेती करने चले जाते हैं। इसी खेती को हम लोग झूम खेती कहते हैं या घुमंतु खेती भी कहते हैं। इसको
टहल टहल के करता है, इसीलिए हम इसको घुमंतू खेती भी कहते हैं। और मणिपुर में इसको पलामू खेती कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। यह झूम खेती या प्रारंभिक जीविका कृषि को हम दीपा कृषि भी कहते हैं। आप इतना बात फैक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे मेरे साथियों। अब दूसरा खेती की बात करें तो गहन जीविका कृषि अब लोग हम पढ़ेंगे। गहन मतलब होता है अच्छा, मतलब सटा बहुत ज्यादा, ठीक है, अच्छा से। यह कृषि देश के अधिकांश हिस्से में की जाती है। गहन जीविका कृषि जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है वहां इस प्रकार की कृषि पद्धति अपनाया गया है। देखिए, जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां खाद्यान्न की ज्यादा आवश्यकता होगी, वहां तो ज्यादा लोग ने खाएगा। वहां गहन कृषि नहीं करेगा तो प्रारंभिक जीविका कृषि करेगा तो वहां का लोग का पेट भी नहीं भरेगा। इसीलिए लिखा गया है जहां जनसंख्या का दबाव है वहां पर गहन जीविका कृषि की जाती है। इसमें श्रम की अधिकता होती है, यहाँ मजदूर बहुत ज्यादा लगता है। जनसंख्या अधिक है तो मजदूर रहेगा, क्या दिक्कत है। जनसंख्या बढ़ने से जोतों का आकार काफी छोटा हो गया है। वैकल्पिक रोजगार की अभाव में भी जरूरत से अधिक जनसंख्या इस प्रकार की कृषि में संलग्न है। इस कृषि में प्रधानतया खाद्यान्न निधान की खेती होती है। इसे जीविका निर्वहन कृषि भी कहा जाता है। देखिए, गहन जीविका कृषि को हम जीविका निर्वहन कृषि भी कह सकते हैं। लेकिन अब आपको थोड़ा सा सस्पिशन होगा कि मेरे प्यारे साथियों प्रारंभिक जीविका कृषि को हम लोग क्यों नहीं कह सकते हैं, इसको भी वह कह सकते हैं। लेकिन यहाँ परंपरागत तरीके से करने के कारण भी यहाँ भी सिर्फ जीविका होता था, लेकिन यहाँ जनसंख्या ज्यादा हो गया, वह टुकड़ा में बदल गया, छोटे छोटे टुकड़े में हो गया। ज्यादा जनसंख्या बेरोजगार था, इसलिए यह इसको जितना भी छोटा जमीन है उसको खाने के लिए ही होता है, इसलिए इसको मुख्य रूप से जीविका कृषि भी कहा जाता है, जीवन निर्वाहक भी कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे आइए, वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि हम शुरू में बताए हैं आपको, समझ गए। इसमें सभी फसलें व्यापार के लिए उपजाई जाती है। इसमें क्यों क्या किया जाता है, या नगदी फसल भी इसको कहते हैं ये। अतः इस कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीकी का निवेश किया जाता है। अतः किसान लगाई गई पूंजी से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें अधिक पैदावार देने वाली बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। इस कृषि पद्धति को भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापक रूप से पंजाब, हरियाणा अपनाया गया है। इसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। व्यापारिक कृषि में मुख्य रूप से भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि की खेती की जाती है। तो मेरे साथियों, एक बात यह बात भी समझिए कि हरित क्रांति इसके अंतर्गत आता है। तो हरित क्रांति क्या है इसको हम लोग आगे देखेंगे, बहुत ही लाजवाब तरीके से देखेंगे, क्योंकि आपको पूछा जाता है हरित क्रांति है क्या, हरित क्रांति की जनक किसे कौन है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, और आज ही पढ़ेंगे और अभी ही पढ़ेंगे, समझ गए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वाणिज्यिक कृषि कौन कौन होता है, व्यापारिक कृषि कौन कौन होता है। तो चाय होता है, कॉफी होता है, रबर, गन्ना, केला। आप कहिएगा आपका गन्ना होता है तो सब खा सकते हैं, नहीं, यह सब बेच सकते हैं, इसीलिए इसे हम व्यापारिक कृषि कहते हैं, समझ गए। फसल के प्रकार अब देखेंगे, कृषि के प्रकार हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे फसल के प्रकार। देख रहे हैं यहाँ गेहूं धान का आपका बहुत सुंदर सुंदर फोटो दिया गया है। तो हम फसल के प्रकार देखेंगे। भारत में ऋतु के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटा गया। ऋतु समझ रहे हैं, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, गर्मी ऋतु, समझ गए। तो यह ऋतु के हिसाब से भारत का फसल 3 भागों में बांटा गया है। रबी फसल,
खरीफ फसल और जायद या गर्मा फसल, यह तीनों को हम लोग विस्तार में देखेंगे, क्योंकि आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल का उदाहरण है और उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो इसी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रबी फसल क्या है। समझ गए, रबी फसल को जाड़े के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है यानी लगाया जाता है। समझ गए, और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के समय में अप्रैल से जून में काटा जाता है। इतना याद रखेंगे, जिसे हम रबी फसल कहते हैं। रबी फसल किसे कहते हैं, याद हो गया होगा आपका कि जिसे जाड़े के महीने अक्टूबर से दिसंबर में के मध्य लगाया जाता है और अप्रैल से जून में काटा जाता है, उसे हम रबी फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल आता है, गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि हैं। रबी फसल की खेती देश के विस्तृत भागों में की जाती है, किंतु देश के उत्तर पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश इसके विशेष राज्य हैं। यह खेती के लिए, रबी फसल के लिए विशेष राज्य हैं। जायद खरीफ और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसे जायद या गर्मा फसल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से धान, मकई और सब्जियां की खेती की जाती है। सब्जियां में खासकर सब्जी खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, तरबूजा, खरबूज इत्यादि महत्वपूर्ण है। यह आप खरीफ फसल कहिए या जायद रबी फसल कहिए या जायद गर्मा फसल कहिए, तो इसी के बाद लगाया जाता है रबी फसल के बाद। रबी फसल के निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों आप याद करेंगे। समझ गए, बहुत सुंदर से। अब देखिए खरीफ फसल क्या होता है, जिस समय धान लगाया जाता है उसको हम खरीफ फसल कहते हैं, याद रखेंगे। जिस फसल की बुआई जनवरी नहीं होगा मेरे साथियों, यहाँ हो जाएगा जून से जुलाई में किया जाता है, महीने में की जाती है, तथा कटाई अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, या धान नहीं होगा, धान, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा इत्यादि। समझ गए, इतना बात याद रखेंगे। जायद या गर्मा फसल क्या होता है, जिस फसल की बुआई मार्च महीने में की जाती है तथा जून महीने में काट लिया जाता है, जिसे जायद फसल कहते हैं। जैसे कपास, जूट, तंबाकू, गन्ना, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, यह सब होता है जायद फसल इत्यादि। समझ गए, याद रखेंगे, बहुत आसान है, खेती आप लोग करते होंगे। समझ गए, इसलिए इतना बात आप याद। अब हम लोग पढ़ेंगे चावल उत्पादन के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। आप कहेंगे भौगोलिक दशा क्या, भूगोल मतलब हम आपको क्या बताए थे कि पृथ्वी पर जितना सारी चीजें उसको अध्ययन करना। तो अब चावल के बारे में क्या अध्ययन करेंगे, अरे भैया चावल कहाँ कहाँ होता है, किस महीने में लगाया जाता है, इसका उत्पादन में कौन नंबर 1 है, वही सब जानेंगे इस प्रश्न के अंतर्गत। और यह प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, याद रखेंगे, मतलब भी आई है। ठीक है, तो चावल के उत्पादन में भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, आपका द्विगुत्रीय क्वेश्चन में पूछा जाएगा। देखिए चावल कहां से होता है, धान से होता है। चावल उत्तर भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करता है। इसी पर अधिकांश लोग चावल ही खाना पसंद करता है। यह एक प्रकार का खरीफ फसल है, जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। चावल के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान चीन और दूसरा स्थान भारत और तीसरा स्थान इंडोनेशिया का है। देखिए चावल उत्पादन में कौन कौन राज्य अग्रणी है, यह बात आप जान सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से जान सकते हैं। चावल उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है, चीन का है, तो दूसरा स्थान अपना ही भारत का है। इतना बात याद रखेंगे, चावल उत्पादन में दूसरा स्थान विश्व में किसका है, तो अपना भारत का है। बहुत सुंदर से आप लोग याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की सामना करने की बात नहीं होगी। समझ गए, यह चावल उत्पादन में भारत कौन सा स्थान पर है,
तो हम कह सकते हैं चावल उत्पादन में भारत जो है अपना दूसरा स्थान पर है, और तीसरा स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया है। तीसरा स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया है। बहुत सुंदर से पढ़ सकते हैं। जबकि हम कह सकते हैं कि भारत में पश्चिम बंगाल धान के उत्पादन में अग्रणी है, यानी चावल के उत्पादन में नंबर 1 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश है। याद रखेंगे चावल उत्पादन में 1 नंबर स्थान पर कौन है? तो आपका यह राज्य है। कौन सा राज्य है आपका? जिसका नाम है आपका पश्चिम चंपारण, यानी पश्चिम बंगाल। समझ गए? सॉरी पर कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, पश्चिम चंपारण अपना बिहार में है, पश्चिम बंगाल। समझ गए? जिसका ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री, यानी कलकत्ता जिसका राजधानी है। समझ गए? आगे हम लोग आएंगे, आप भौगोलिक दशा देखेंगे, कहां कहां खेती होती है और कैसे खेती होती है, कितना इसको चाहिए वर्षा, यह सब भौगोलिक स्थिति में आएगा, भौगोलिक दशा में आएगा। इसका किस क्षेत्र में यह धान की खेती हो सकती है, कैसा कैसा मिट्टी होना चाहिए, यही भौगोलिक दशा हुआ। धान बोते समय 21 डिग्री और बढ़ते समय 24 डिग्री और काटते समय 27 डिग्री तापमान होना चाहिए। समझ गए? क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए, तब धान अच्छा होता है। ठीक है? मिट्टी कैसा होना चाहिए? जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी होना चाहिए। धान की फसल के लिए वर्षा की मात्रा 120 डिग्री से 125 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से फसल उगाई जाती है। जहां वर्षा कम होती है वहां सिंचाई की व्यवस्था है तो भी धान की फसल की जाती है। इस फसल के उत्पादन में मानव श्रम की अधिक उपयोग होता, अधिकता होती है। मानव का श्रम यानी मानव मजदूर बहुत ज्यादा लगता है। तैयार फसल का पहचान सुनहरा पीला रंग का हो जाना। तैयार फसल होने का मतलब है यह देखिए पीला हो जाना। पीला हो जाएगा तो समझिए यह तैयार हो गया। ठीक है? आगे आइए, यह गेहूं के उत्पादन में भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। जिस प्रकार हम धान या चावल के उत्पादन में देखे हैं उसी प्रकार के गेहूं के उत्पादन में भी हम लोग देखेंगे। तो कहेंगे गेहूं उत्पादन में गेहूं जो है भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। 1 नंबर पर कौन सी है? चावल। 2 नंबर पर गेहूं है। याद रखेंगे। जो रबी फसल के उत्पादक है, इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में, जबकि कटाई मार्च अप्रैल महीने में कर दी जाती है। गेहूं के उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। 1 नंबर में कौन देश है? चीन है। दूसरा स्थान पर भारत है। चावल में भी इसी प्रकार से है। और भारत के उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक किया जाता है, जबकि प्रति हेक्टर क्विंटल के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब राज्य आगे है। समझ गए? लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं कहां उपजाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे। इसका भौगोलिक दशाएं देख लेते हैं, कैसी भूमि पर कैसे खेती होगा, कहां पर अच्छा होगा। बुआई के समय 10 से 15 डिग्री तापमान होना चाहिए। वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। कम वर्षा होना चाहिए, धान की अपेक्षा बहुत कम। मिट्टी जलोढ़ या दोमट होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जाती है। जहां ज्यादा वर्षा होता है वहां पर खेती यह नहीं होगा। ठीक है? तैयार फसल का रंग सुनहरा पीला हो जाता है। गेहूं आप जान रहे हैं, देखे भी होंगे गेहूं सारे बच्चे। आगे आइए, हरित क्रांति क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, यह हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आपको यही बताए थे कि हम आपको जरूर बताएंगे कि हरित क्रांति क्या है। इसको बहुत ही लाजवाब तरीके से हम लोग देखेंगे कि हरित क्रांति कहते किसे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए लिखा हुआ है कि भारत की नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू की गई। भारत में जो है नई कृषि नीति क्यों लाया गया था आप जान रहे हैं। 1967-68 यानी 70 के दशक में भारत में अकाल पड़ गया था, जिसके कारण भारत सरकार ने तरह तरह की योजना लाया गया था। उसी योजना में से एक महत्वपूर्ण योजना है हरित क्रांति, जिसमें हरित क्रांति के पहले कृषि नीति 1967-68 में लागू की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि के नए तकनीक जैसे ट्रैक्टर, यह देख रहे हैं ट्रैक्टर को लाया गया, उत्पादन प्रयोग किया गया, जिसमें फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। जिससे क्या हो गया,
अगर अच्छा बीज आया, अच्छा तकनीक आया, ट्रैक्टर आ गया, तो उत्पादन तो वृद्धि होबे करेगा। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे हैं तो एक बार और समझिए। देखिए, भारत सरकार ने जब अकाल के समय 1967-68 ईस्वी में एक नीति लाया, जिसका कृषि नीति 1967 लागू की गई, उसी नीति के तहत अधिक उपज देने वाला बीज और नई तकनीक ट्रैक्टर लाया गया, जिससे फसलों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। यानी फसल के उत्पादन में एकाएक तकनीक की सहायता से वृद्धि होना ही हरित क्रांति कहलाता है। हरित क्रांति की शुरुआत हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में 1967 ईस्वी में हुआ, जिसमें गेहूं के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को, जबकि विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। कम से कम भारत में कृषि हरित क्रांति का जनक का नाम याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन। भारत में कृषि क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हरित क्रांति, भारत के हरित क्रांति का जनक ऐसे MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, याद हो जाएगा। जबकि विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। बस हरित क्रांति आपका हो गया। आगे हम पढ़ेंगे, उपज में वृद्धि के प्रमुख कारण क्या था। यह जो हरित क्रांति आया तो क्यों उपज में वृद्धि हुआ, तो इसका मुख्य कारण ये था, उत्तम बीज लाया गया था, यानी अधिक उपज देने वाला लाया गया था। ठीक है, उत्तम उर्वरक लाया गया था, यानी खाद लाया था, रासायनिक का प्रयोग, उत्तम सिंचाई, आधुनिक तकनीक, बिजली की व्यवस्था, उचित कीटनाशक का छिड़काव, यह सब यदि होगा तो कृषि उत्पादन में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? 100% वृद्धि होगा मेरे साथियों, समझ गए। यही सब कारण रहा हरित क्रांति आने का। ठीक है, आगे आइए। चाय के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करेंगे हम लोग। चाय के उत्पादन में जिस प्रकार से गेहूं और चावल को किए हैं, उसी प्रकार से चाय के उत्पादन में भी हम भौगोलिक दशाओं का वर्णन करेंगे, बहुत ही लाजवाब तरीके से। यह सदाबहार झाड़ी होता है। चाय क्या होता है? सदाबहार झाड़ी होता है। बहुत सुंदर से आप जान रहे हैं, चाय एक सदाबहारी झाड़ी होता है, जिसको पत्तियों को सुखाकर चाय बना देते, जिसमें वो झाड़ी में जो पत्ती होता है उसको सुखाकर क्या बनाया जाता है? चाय बनाई जाती है। इसे हरा सोना भी कहा जाता है। चाय को क्या कहा जाता है मेरे साथियों? हरा सोना कहा जाता है, याद रखेंगे। इसमें थीन नामक एक पदार्थ होता है। चाय में क्या होता है? थीन नामक एक पदार्थ होता है, जिसके कारण इसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होता है। थीन रहता है, जिसके कारण से हम लोग को क्या होता है? पूरा ताजगी महसूस होता है चाय पीते हैं तो। ठीक है, यह भारत की एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। इस फसल के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान है, तथा खपत में यह विश्व में सबसे बड़ा देश है। देखिए, उत्पादन में नंबर 2 है, लेकिन खपत करने में भारत नंबर 1 है, यह भी याद रखेंगे। यह रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। सबसे पहले अंग्रेज द्वारा इसकी खेती ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 ईस्वी में शुरू की गया था, आरंभ किया गया था, याद रखेंगे। अंग्रेज ने शुरू किया, अभी भारतीय लोग ने पी रहा है, यही चीज है। इसका भौगोलिक कैसा दशाएं होनी चाहिए, यह भी देख लीजिए। तापमान होना चाहिए 25 से 30 डिग्री होना चाहिए, समझ गए। असम में यह सब होता है। देखिए, असम में चाय की खेती, यहाँ चाय का कप रखा हुआ है, आप लोग पी सकते हैं। वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। लेटेराइट मिट्टी होना चाहिए। खेत ढालानुमा होना चाहिए। पौधा छायादार मिलना चाहिए, पौधे को छाया मिलना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना चीज होना चाहिए, तब चाय अच्छी होगा। अब कॉफी उत्पादन में भौगोलिक दशाओं को हम लोग वर्णन करेंगे। देखिए, कॉफी करें तो यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए, उस साइड है, कोई दिक्कत नहीं। कॉफी चाय की तरह यह भी एक पेय पदार्थ है। यह एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फल के बीज प्राप्त किया जाता है। और कॉफी को 3 प्रकार की किस्में हैं। पहला किस्म अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्ता। भारत में उत्तम किस्मों की अमेरिका
कॉफी उपजाई जाती है। भारत में जो सबसे उत्तम किस्म का है कॉफी कौन सा? अमेरिका है, उपजाई जाती है। और अरेबिका है, अमेरिका नहीं, अरेबिका है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, जिसकी पूरे विश्व में मांग है। भारत में यह आरंभ में यमन से लाया गया था। कौन सी देश से लाया गया था ये अरेबिका कॉफी? तो अमन से लाया गया था और बाबा बूदन की पहाड़ी पर लगाया गया था। सर्वप्रथम कहां लगाया गया था? बाबा बूदन की पहाड़ी पर। देखिए इधर देख लीजिए कॉफी का दाना। इसके फल को एकत्रित करने एवं बीज को भून कर पीस कर कॉफी पाउडर बनाने के काफी श्रम की आवश्यकता हो। तो यह जो कॉफी बनाने में ज्यादा मजदूर की आवश्यकता होती है, समझ गए, क्योंकि उसको पहले भुना जाता है, उसके बाद पीसा जाता है, उसके बाद पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में लगभग सभी कॉफी दक्षिण भारत में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? आपका दक्षिण भारत, इधर से, समझ गए, यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इधर उपजाया जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, समझ गए। यहाँ भारत के लगभग 70% क्या है? यह डबल बिंदा का 70% कॉफी उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में नीलगिरी के पहाड़ियों पर भी कॉफी का खेती की जाती है। पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। और पूर्वोत्तर राज्य में जैसे ही चल जाइएगा, जहां 8 राज्य, 8 बहनें, 7 बहनें जो है सिक्किम को छोड़कर, वहां भी कॉफी का उत्पादन किया जाता है त्रिपुरा में, समझ गए। आगे आइए, दाल के उत्पादन में भौगोलिक दशाओं को लिखें। तो हम लोग दाल देखिए कितना सुंदर से तड़का बना हुआ है, जैसे लग रहा है आप भूखे होंगे तो लग रहा है कि मिल जाता तो अभी हम जरूर 2 चम्मच खा लेते। ठीक है, कितना लग रहा है स्वादिष्ट है। तो यह दाल की देखिए कितना अच्छा से चम्मच में रखा गया है। देखिए भारत देश दाल के उत्पादन और उपभोक्ता में विश्व में सबसे आगे है। भारत क्या है? विश्व में नंबर 1 है। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत के मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालें खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। अरहर, मूंग, उड़द आदि खरीफ फसलें की हैं, जबकि चना, मटर, मसूर आदि रबी फसल के हैं। तो मेरे साथियों, यह बात आप याद रखेंगे, यह दाल रबी फसल में कौन होता है और खरीफ फसल में कौन होता है। हम बार बार नहीं बताएंगे, एक ही चीज के 4 बार बताएंगे। शुरू में हम बताए, लेकिन अभी अगर हम बताते रहे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि आपको बोरिंग महसूस होगा। हम चाहते हैं कम समय में आपका पूरा कॉन्सेप्ट मिले, पूरा क्वेश्चन मिले, कुछ भी अधूरा ना रहे, समझ गए। आगे आइए, दालें का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम का शुरुआत 1987 में शुरू किया गया था, पर इसके परिणाम संतोषजनक नहीं है। ठीक, दाल का कटोरा मध्य प्रदेश का कहा जाता है। अब पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन, दाल का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो आप आंख बंद कर कहा दीजिएगा मध्य प्रदेश को सर जी कहते हैं, यानी एमपी को कहते हैं। सॉरी बच्चों, क्योंकि मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सॉरी, दाल में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यह रबी और खरीफ दोनों फसल की है। आप याद कर लेंगे कौन सी दाल रबी में होता है, कौन सी दाल खरीफ फसल में होता है, यह दोनों याद कर लेंगे, समझ गए, इसमें लिखा हुआ है। इसका भौगोलिक दशा की बात करें तो तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री होना चाहिए और वर्षा मात्र 40 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिट्टी कैसा होना चाहिए? दोमट मिट्टी होना चाहिए, बस, ज्यादा नहीं लिखना है। गन्ना के उत्पादन में हम लोग भौगोलिक दशा को देखेंगे। फिर साथियों, गन्ना के उत्पादन में हम लोग भौगोलिक दशा के देखेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक है, और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा समय हो गया है, 1 घंटा लगभग होने ही वाला है, लेकिन अभी बहुत कम समय हुआ है। अभी हम लोग पढ़ेंगे 1 शॉट, तो 1 शॉट देख लेते हैं कितना है, थोड़ा सा कितना स्लाइड है, बस
बस आपका लास्ट ही है, 97 स्लाइड है, हम अपना चल रहा है, यानी मेरा है 86-87 हो गया, मात्र 10 स्लाइड है, मात्र आपका 10 स्लाइड है। बहुत ही जल्दी आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वन शॉट मतलब वन शॉट हम लोग लाते हैं, इसमें कोई अथी नहीं, पूरे चैप्टर को हम लोग देखेंगे, समझ गए। तो अभी तो आपका 1 घंटा, आप 1 घंटा देखिएगा ना, अन्य आप चैनल पर जाकर देखिए तो 1 घंटा में आपका क्या पढ़ाया जाता है, बात इतना ही पढ़ाया जाता है, बशर्ते एक ही चीज को 4 बार आपको बताया जाता है। तो कुछ बच्चे के लिए तो सही है, लेकिन तेज बच्चे के लिए सही नहीं है। जो कमजोर बच्चा है उसके लिए सही है, लेकिन कमजोर बच्चा जीवन में आप उसको कितनों घोर के पिलाइए वो सुन में नहीं करेगा। तेज किसको कहता है? जो दिल से सुने। अगर मैं तेजी से भी बोल रहा हूं तो दिल से आप सुनिए, 1 बार नहीं हो तो 2 बार वीडियो देख लीजिए, क्या दिक्कत है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। धीमी करके देख लीजिए, समझ गए। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, उस हिसाब से हम बताते हैं और लिखते जाइएगा तब होगा। तो देखिए गन्ना उत्पादन में हम देख लेते हैं भौगोलिक दशाएं। गन्ना यह बांस की प्रजाति का पौधा होता है। बांस देखे हैं, यही देखिए गन्ना है, आप कभी खाए होंगे इसका रस, चाहे छठ पर्व होता है उसमें भी खाए होंगे चूस चूस कर, जिसमें मीठा रस निकलता है और इससे गुड़ एवं चीनी तैयार किया जाता है। भारत का गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है, भारत में जो ही गन्ने का जन्मभूमि है, ठीक है। यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंध फसल है। यह 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेश में इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह अनेक प्रकार की मिट्टी में उपजाई जाती है, किंतु गहरी दोमट मिट्टी इसमें जल का प्रवाह अच्छा रहता है। इसकी कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। मतलब कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी, गन्ना की कृषि के लिए। इसकी फसल मिट्टी की उर्वरता को जल्दी ही समाप्त कर देता है, इसलिए इसकी खेती में काफी मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। इसमें यह उर्वरक खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त कर दी जाती है, इसमें रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है, तब यह खेती होती है, यह भी याद रखेंगे। और खाद्य फसलें जो खाने योग्य नहीं होता है वह फसल के बारे में हम लोग अब देखेंगे। रबर जैसे खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, यह भी एक तरह का कृषि है। तो भारत में इसकी बागवानी कृषि 1880 ईस्वी में ट्रावनकोर और मालाबार में प्रारंभ हुआ, पर व्यावसायिक उत्पादन 1902 ईस्वी में ही शुरुआत हुआ था। रबर भूमध्य रेखिक जलवायु की फसल है और इसके उत्पादन के लिए अति तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गाय पहाड़ियां, मेघालय की कौन सी पहाड़ियां? गाय पहाड़ियां में इसकी कृषि की जाती है। इतना बात याद रखेंगे। आगे आइए, कपास, जूट, सन, जूट और पटसन कह सकते हैं, जूट और पटसन और प्राकृतिक रेशम। भारत में 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इसमें से प्राकृतिक रेशम की कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। देखिए, रेशम की कीड़े से कोकून से प्राप्त होता है। रेशम की कीड़े शहतूत के पत्ते को खाकर बड़ा होता है, किंतु प्रथम 3 रेशेदार फसलें मिट्टी में उगाई जाती है। प्रथम 3 रेशेदार फसलें जैसे कपास, जूट और पटसन किसमें उगाई जाती है? मिट्टी में। लेकिन प्राकृतिक रेशम कहाँ उगाई जाती है? कहाँ पर उगाई जाती है? तो देखिए, यह शहतूत के पत्ते पर खाकर बड़ा होता है यह रेशम की कीड़े, समझ गए? यह पत्ते पर उगाई जाती है। कपास देख लीजिए, अब हम लोग देखेंगे, ये सब अखाद्य फसल है कि भारत में कपास की मूल स्थान माना जाता है। भारत में कपास को मूल स्थान माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह कच्चा माल प्रदान करता है। यह उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय पौधा है तथा प्रमुखता इसे 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। लावा निर्मित काली मिट्टी भारत में कपास उत्पादन में बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यह अपने ही अधिक समय तक नमी बनाए रखती है। तेज और चमकीली धूप कपास के पौधे को बढ़ने में सहायता देती है।
पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीना लगते हैं। यह एक खरीफ फसल है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है। इतना बात याद रखेंगे, ठीक है। जूट के बारे में देख लीजिए। देखिए, कपास के बाद जूट भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट को कौन सा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा। यह बाढ़ के मैदान में जब हर वर्ष नई उपजाई जाती है, यह कहते हैं बाढ़ के मैदान में, देखिए बाढ़ के मैदान में जब हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी निक्षेप होती है। देखिए ये नहीं, सुनिए, बाढ़ जहां पर आता है वह मैदान में हर वर्ष नया मिट्टी आता है। कैसे? नदियों द्वारा लाया जाता है, वह निक्षेप से लाया जाता है, तो उसमें जूट की फसल अच्छी होती है, समझिए, उसमें ताकत बढ़ जाता है मिट्टी का। इसकी अन्य आवश्यकता गर्म एवं आर्द्र जलवायु है तथा रेशे तैयार होने के बाद इसमें सड़ने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। नदी की जल प्रवाह इसकी खेतों के लिए उपयुक्त दशा प्रदान की जाती है। प्रारंभिक रूप से जूट द्वारा रस्सी चढ़ कर बोरा और रस्सी क्या होता है? रस्सी बनता है। देखिए रस्सी आपको बताते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। बनाया जाता है जिसका पैकिंग कर उपयोग किया जाता है। अतः इससे क्या बनता है? देखिए, इससे वस्त्र एवं आकर्षक दस्तकारी की चीजें भी बनाई जाती है, जिसकी देश विदेश में काफी मांग है। तो सुनिए, यहाँ समझिए, यह होता क्या, आप गांव घर में देखते होंगे संठी, समझ गए? संठी, जूट वही है। जूट क्या है? जूट वही है जो कि आप देखेंगे, ये आजकल आप गांव में देखे होंगे जो हुक्का पत्ती जो खेलते हैं, इसको आप पानी में रख दीजिएगा तो 3-4 दिन के बाद सड़ जाएगा, तो उसको निकाल के छील कर सुखाकर आप रस्सी बनाइए चाहे कपड़ा बनाइए, वही चीज जूट है। समझ गए? आगे आइए। यहाँ श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड क्या है? दुग्ध उत्पादन में क्रांति को हम लोग श्वेत क्रांति कहते हैं। देखिए, दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है, जिसमें से भारत में दूध की कमी को दूर करने किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहा था। मतलब दूध उत्पादन में कमी को दूर करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसी को हम ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति कहते हैं। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कुरियर को कहा जाता है। याद करेंगे हम लोग, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कुरियर को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कुरियर को कहा जाता है। और अभी ही तुरंत बताए हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है मेरे साथियों? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बताने वाले हैं। नहीं लिख सकते हैं तो हम समझेंगे आप ध्यान से मेरे साथियों आप नहीं देखते हैं, मेरे बातों को नहीं सुनते हैं, तब ने आपका यह देखना पड़ रहा है। हम यहाँ पर बताए हैं हरित क्रांति क्या है, और बहुत सुंदर से बताए थे। भारत में इसका जनक हरित क्रांति का MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति का भी आप याद कर लिए, समझ गए? और कुछ है आप बहुत सुंदर से याद कर सकते हैं, कुरियन, समझ गए? श्वेत क्रांति का जनक, ठीक है। भारतीय कृषि के निम्न उत्पादन के कारण को लिखें। निम्न मतलब भारतीय कृषि इतना सुंदर है, इतना 70% लोग खेती करता है भारत में, तब भी उत्पादन निम्न है, मतलब कम है। मतलब उत्पादन कम क्यों है, इसका कारण लिखें। तो इसका कारण निम्नलिखित है, ऐसे करके लिखकर आप लिख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि है तो कितना उत्पादन होगा, तो सब खा ही जाएगा। उत्तम बीज नहीं मिलता है, जिसके कारण उत्तम उर्वरक नहीं, पूंजी का अभाव है, भूमि का विखंडन है, छोटा छोटा टुकड़ा में हो जाना है, तो सिंचाई व्यवस्था उत्तम नहीं है, मानसून धोखा दे देता है, सालों भर काम का अभाव रहता है, समझ गए? सालों भर मजदूर को काम नहीं मिलता है, समझ गए? इसलिए यह उत्पादकता कम है, याद रखेंगे। कृषि उत्पादन का उचित मूल्य न मिलना, आधुनिक कृषि तकनीकी का सीमित उपयोग करना, यह सब कारण है कम निम्न कृषि का, समझ गए?
आगे आप लोग देखिए, तो कह रहा व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है। देखिए, जीवन निर्वाहक कृषि और व्यापारिक कृषि में अंतर है। जो बेचने के लिए कृषि कहता है उसको व्यापारिक कृषि, और जो नगदी कृषि होता है जो जीवन चलाने के लिए, खाने के लिए, कहता है निर्वाहक। जैसे व्यापारिक कृषि का वैसे कृषि जिसका उत्पादन व्यापार की दृष्टि से किया जाता है उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे चाय, कॉफी, रबर, इसमें किसान नए नए तकनीक का प्रयोग कर फसल का उत्पादन करते हैं, बता चुके हैं। अब देखिए, निर्वाहन कृषि किसे कहते हैं, वैसे कृषि जो जीवन निर्माण के लिए, जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। निर्वाहक कृषि जिसे पूंजी के अभाव अथवा किसानों की स्थिति दयनीय रहता है तो गेहूं और धान, मक्का लगाता है। समझ गए। स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं, इसे झूम कृषि या काटो या जलाओ कृषि के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि कहिए, झूम कृषि कहिए, प्रारंभिक कृषि कहिए, यह तीनों एक ही है। समझ गए, शुरू में भी बताए थे। इसमें पौधे, पेड़ पौधे, झाड़ी काटकर आग लगाया जाता है और उस स्थान पर जो खेती किया जाता है उसे ही स्थानांतरित खेती कहते हैं। समझ गए। यह भारत में पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, नागालैंड में किया जाता है स्थानांतरित कृषि। रोपण कृषि क्या है, यह एक प्रकार का व्यवसायिक कृषि होता है जिसे बागवानी कृषि भी कहा जाता है। इसे कुशल श्रमिक के द्वारा बहुत बृहद पैमाने पर फसल उत्पादन किया जाता है, जैसे चाय, कहवा, गन्ना, कॉफी, केला इत्यादि। यानी हम रोपण कृषि कहिए या व्यापारिक कृषि कहिए या हम इसको नगदी फसल कहिए, नगदी फसल कहिए, यह सब एक ही है। भारतीय कृषि में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है, आप लोग बताइए। भारतीय कृषि में सुधार कैसे ला सकते हैं यह बता सकते हैं आप। भारतीय कृषि में निम्न उपाय से सुधार लाया जा सकता है। कौन कौन उपाय है मेरे प्यारे बच्चों, यह देखिए। सरकार को किसान के लिए उत्तम बीज, उत्तम उर्वरक, अच्छे सिंचाई की प्रबंध करना चाहिए, यानी व्यवस्था करना चाहिए। ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन देना चाहिए, यह भी सही है, अभी दे भी रहे हैं। किसान को क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करना चाहिए, अभी भी मिल रहा है। कुल कृषि भूमि का लगभग 75% भूभाग पर खाद्यान्न फसल लगाया जाना चाहिए, यह भी बात सही है। टेलीविजन के माध्यम से लोगों को शिक्षित एवं जागरूक करना चाहिए, यह तभी कृषि में उत्पादन में वृद्धि होगा, यह बात आप लोग समझ रहे हैं। अब सबसे अंतिम क्वेश्चन, पशुपालन का अर्थ क्या होता है, यह समझ लीजिए, आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तब हम अगले चैप्टर निर्माण उद्योग पर आएंगे, बहुत सुंदर से, समझ गए, निर्माण उद्योग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहते हैं पशुपालन का महत्व बहुत बड़ा है। पशुपालन का अर्थ भी समझ लीजिए। पशुपालन का अर्थ होता था उत्पत्ति, यानी पशु एवं पालन से हुई है। पशुपालन का उत्पत्ति कौन सी है, पशु को पालना पशुपालन होता है, जिसमें पशुओं को तात्पर्य उन आर्थिक महत्व वाले जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी या घोड़ा है से है, जिसका उपयोग हम अपनी विभिन्न प्रकार के मानवीय आवश्यकता को पूर्ति जैसे दूध, मांस, श्रम, मनोरंजन के लिए उपयोग करते हैं। जबकि पालन शब्द का अर्थ होता है खान पान, प्रजनन एवं देखरेख करने में से लगाया जाता है। अर्थात शाब्दिक अर्थों में पशुपालन का अर्थ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से खान पान, प्रजनन एवं देखरेख करना ही पशुपालन कहलाता है। इतना बात आप कह सकते हैं। बहुत सुंदर से आप इसका परिभाषा यहाँ से शाब्दिक अर्थ लिख सकते हैं, समझ गए, इतना ही काफी है। वैज्ञानिक तरीका से यह परिभाषा हो जाएगा, वैज्ञानिक तरीका से। इसी के साथ यह पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। वन शॉट में हमने आपका मात्र और मात्र 1 घंटा 12 मिनट में समाप्त किया, और इससे आसान और इससे जल्दी YouTube पर कहीं नहीं आपको मिलेगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।